Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today lecture number 43 of 60-day challenge. Now today we will discuss the part C of test series 2. Now प्लीज जब भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो आज टेस्ट सीरीज 2 का लेक्चर नंबर 2। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि f एक वो सेट है जिसके अंदर वो सारे फंक्शन होंगे जो कि इस लिपस्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब लिपस्किट कंडीशन में एक बात याद रखना है, जब भी यहां पे x माइनस वाई और यहां पे रेस टू अल्फा आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x माइनस f ऑफ y, सपोज ये लेस देन हो जाए, ये जो भी वैल्यू है अगर ये लेस देन सपोज यहां पे कोई m वेयर m इज एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई रेस टू अल्फा, अगर ये अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कि यानी कि वो फंक्शन अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो देन f इज अ डिफरेंशिएबल। और अगर सपोज अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब हम ये कहते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, ये लिपस्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो बस इसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जितने भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, एंड वी नो दैट कि जितने भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ये ऑलरेडी मैं 60 डे चैलेंज के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कह रहा है कि वो सारे इसमें जितने भी फंक्शन होंगे वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होंगे। अब वी नो दैट कि एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सी कह रहा है कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ के अंदर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंशिएबल तो है बट इसके अंदर बिलोंग नहीं करते। अब ये कह रहा है कि जितने भी फंक्शन इसके अंदर है वो डिफरेंशिएबल होंगे, तो ये तो रॉन्ग है। तो देयरफॉर सी डी ऑप्शन रॉन्ग, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक सिंपल रिजल्ट बेस पे है। वी नो दैट कि एवरी एफ विच डेरिवेटिव बाउंडेड, जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड होगा वो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। अब यहां पे ध्यान दो, ये कह रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स की मोड वैल्यू लेस देन इन्फिनिटिव है, यानी कि क्लियरली ये कह रहा है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है बाउंडेड है। एंड वी नो दैट कि किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है देन एफ इज नोन एज एफ इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है दैट मीन्स एफ कंटिन्यूअस होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे मैप करता है कि इफ x1 x2 सॉल्व अप टू xn टेंड्स टू l लिमिट एंड f इज अ continuous, then f of x1 f of x2 solve up to f of xn convergent and converges to f of l, यानी कि जिस पॉइंट पे x मतलब जो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे एक सीक्वेंस है और एक मैप डिफाइन कर रहा हूं, ये मैप कैसा है, f इज अ कंटिन्यूअस। अब सिंस f इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो f कंटिन्यूअस भी होगा। और अगर सपोज यहां पे मैं कोई सीक्वेंस ले रहा हूं x1 x2 सॉल्व अप टू xn और ये कन्वर्ज कर रही है किसी सपोज लिमिट l पे, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो इसके इमेज का सीक्वेंस बनेगा यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2 सॉल्व अप टू f ऑफ xn, तो ये f ऑफ xn कहां कन्वर्ज करती है, f ऑफ l पे। तो देयरफॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को वो मैप करती है कहां पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो रहा है तो सिंपली वो किसके लिए हो जाएगा, कॉसी सीक्वेंस के लिए भी हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा और कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी। अब कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी ऑटोमेटिक हो जाएगा कि वो जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस को कहां मैप करता है, बाउंडेड सीक्वेंस पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43। अब 43 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उसकी रेंज देख लेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो ये होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्वेक्स सेट। वी नो दैट कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है,
उन सारे सेट को कॉन्वेक्स कहते हैं जिसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं बाय स्ट्रेट लाइन। अगर हर दो पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं, या फिर वो सारे ग्राफ जो स्टार शेप के होते हैं, जैसे ये है सर्कल भी, सर्कल को भी हम लोग कह सकते हैं ये भी क्या है, एक कॉन्वेक्स सेट है। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूं तो वो भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे सेट है। या फिर मैं अगर सपोज ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो ये ऐसे सेट है जो कि क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। ट्रायंगल कॉन्वेक्स होता है, हाँ ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि कौन सा इसमें से कॉन्वेक्स सेट होगा। पहला सेट ये कह रहा है कि x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू लेस देन 5 है और मॉड y की वैल्यू लेस देन 10 है। दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो -5 और 5 के बीच में होगा, और जो y की वैल्यू होगी वो -10 और 10 के बीच में। तो क्लियरली इसके हर दो पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल सेट हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है। सेकेंड एक सर्कल है, वी नो दैट कि सर्कल के हर दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते ताकि वो उसी सेट से जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेट है और जो मेरा सेट है वो यही सेट है, मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है वो हमारे सेट के अंदर नहीं आता। अब सपोज अगर इसके किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करना है तो ये रेड पोर्शन से होके गुजरना होगा। तो देयरफॉर ये सेट क्या है, कॉन्वेक्स सेट नहीं, कनेक्टेड है बट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में, ऑप्शन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि एक बार तो अपर पार्ट लेना है पैराबोला का और एक बार लोअर पार्ट। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो अपर पार्ट इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो लोअर पार्ट है पैराबोला का इसके हर दो पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते बाय स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट ले लूं, अगर इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है तो इस पोर्शन से होके गुजरना होगा जो कि हमारा पोर्शन नहीं है। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर, जो यानी कि जो अपर पार्ट है पैराबोला का वो तो कॉन्वेक्स सेट होगा, बट लोअर पार्ट पैराबोला का कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। देयरफॉर ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 45 एक फंक्शन को डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स 1 होगी जब एक्स की वैल्यू रैशनल है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है जब एक्स इरेशनल है। इस फंक्शन को हम कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन है, और डिरिचलेट फंक्शन कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। तो क्लियरली अब क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर सपोज हम इसका लोअर इंटीग्रल निकालेंगे और अपर इंटीग्रल, जैसे ये लोअर इंटीग्रल है और ये अपर इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू -1 होगी तो ये ऑप्शन करेक्ट, और अपर इंटीग्रल की वैल्यू 1 होगी ये भी करेक्ट। तो दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रल ओवर 0 1। बाकी डेफिनेशन यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका जो लोअर इंटीग्रल है वो -1 के इक्वल होगा और जो अपर इंटीग्रल है वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अपर इंटीग्रल में हमेशा हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं और फिर सबको सम करते हैं। ऐसे लोअर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको हर बार 1 लेंगे और उसको सबको सम करेंगे, ठीक है। अब 46 है, 46 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, जो नेट में क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे ये सारे 1 थे और ये भी 1 थे, तो उस क्वेश्चन में जो आंसर था वो +1 और -1 था, बट इस क्वेश्चन में +1 और -1 नहीं होगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 का, अगर यहां पे इस तरीके का मैट्रिक्स हो तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो वो x² = 1 होता है, बट अगर इसे माइनस कर दूं तो जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x = -1। तो देयरफॉर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ± आयोटा। तो सिमिलरली ये भी ऐसा एग्जांपल है, या फिर हम इसे सिंपल कन्वर्ट करके भी कह सकते हैं कि पहले यहां पर -1 कॉमन निकाल दूं तो -1 आएगा। तो देयरफॉर अगर इसका जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो वो x² x�6 = 1 होगा, बट जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x�6 = -1 होगा। अब सिंस -1 है तो देयरफॉर उसके क्या होंगे, जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो CD। अब +i है क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 0 है और इवन ऑर्डर का है, तो इसके जो मतलब जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, कंजुगेट के फॉर्म में होंगे। तो देयरफॉर +1i और -i ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी A D B ऑप्शन रॉन्ग। अब 47 ये कह रहा है कि A अगर एक इन्वर्टिबल 4 × 4 रियल मैट्रिक्स है,
तो क्या ए का रैंक 4 के इक्वल होगा, या फिर हर वेक्टर के लिए जो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। इसमें कह रहा है कि डायमेंशन नल स्पेस की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगी, और ये कह रहा है कि 0 आइगन वैल्यू होगा। मैं कह रहा हूं ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब अगर सपोज इसमें से एक भी डिटर्मिनेंट, एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो गई, तो देयरफॉर इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो दैट मीन्स एवरी आइगन वैल्यू मस्ट बी नॉन जीरो। बट ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि उसमें एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, तो देयरफॉर 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ए अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक कितनी होगी, जिसकी इसकी ऑर्डर है। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4, तो रैंक कितना हो जाएगा, 4। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि हर वेक्टर बी के लिए जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगी। अब ये डायरेक्ट थ्योरम ही है कि रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, और ये नंबर ऑफ वेक्टर, अब मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, तो इसके पास कॉलम कितने हैं, 4, रैंक कितनी है इसकी, 4। तो अब ये अगर इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगी तो इसका रैंक किसके इक्वल है, कॉलम के इक्वल है, और ये सपोज एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो हर बी वेक्टर के लिए इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही होंगे। क्योंकि हमारे पास नॉन होमोजेनियस के 3 ऑप्शन होते हैं, इनफाइनाइट, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। कब, जब रैंक एन किसके इक्वल हो जाता है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन उसके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होती है। अभी यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब बाय रैंक नलिटी थ्योरम यूज करके नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4। तो यहां से जो नलिटी ऑफ ए आ जाएगी 4, और रैंक भी कितना है, 4, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 0। रैंक 4 क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो देयरफॉर नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है। लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि नलिटी ऑफ वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, तो 0 तो है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। अब 148 ये जो इस टाइप के एग्जांपल होते हैं इसे हमेशा ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ए बी और बी ए आर ऑलवेज द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये रिजल्ट भी है कि अगर सपोज ए बी एंड बी ए, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है हमेशा सेम होती है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सिंगुलर होगा तो भी प्रूव कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर होगा तो भी प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद सी ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। अब सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ए बी, ये सिमिलर बी इनवर्स की बताना है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स दोनों साइड क्या करेंगे, तो हमें क्या बताना है, ए बी और बी ए को सिमिलर बताना है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ के लेके आनी है जिसमें ए बी को मैं बी ए के कंजुगेट के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो बी ए और ए बी क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं ए इनवर्स इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो देयरफॉर अब अगर सपोज, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं दोनों साइड बी ए में ए इनवर्स और ए अप्लाई कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी और ए। तो यानी कि बी ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देयरफॉर अब बी ए को अगर इस कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स बी ए और ए बी कैसा हो जाएगा, सिमिलर मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट कि अगर टू मैट्रिक्स सिमिलर हैं
तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। तो फिर देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये कह रहा है कि ए बी एंड बी ए के पास ऑलवेज सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो देन ए बी एंड बी ए आर सेम, तो ये तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट होगा। ऐसे सिंगुलर के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि ए बी एंड बी ए के पास हमेशा सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू होती है। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर ए बी और बी ए सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू है देन ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो ये तो एक्चुअल में ट्रू नहीं होता है। या फिर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये ए बी मैट्रिक्स है, अगर इसके पास सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं होता ना कि ए इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स है जिनकी आइगन वैल्यू सेम होती है बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बाकी ए बी और बी ए के लिए भी सेम वैल्यूड होता है। हम ऐसे मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं कि जिसमें ए बी और बी ए के आइगन वैल्यू तो सेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 लूं और एक मैट्रिक्स ले लूं और 1 2 और यहाँ पे 0 0। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है अल्फा 1 और अल्फा 2। इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं कि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे 2 ले लूं और 3 ले लूं, तो ये सेम तो नहीं है बट इनकी आइगन वैल्यू सेम है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दोनों का आइगन वैल्यू 1 2 1 2 है बट यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 को डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेंगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 के बजाय यहाँ पे 0 ले लूं और यहाँ पे कोई अल्फा 2 सेलेक्ट करूं, फिर से मैट्रिक्स सेम नहीं है बट दोनों के आइगन वैल्यू सेम है। और ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ए बी और बी ए के रैंक हमेशा सेम नहीं होते। तो रैंक ऑफ ये कह रहे हैं हमेशा सेम, तो ये रॉन्ग। तो देयरफॉर ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा, बाकी बी डी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है कि V अगर एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर R और टी V से लेके V तक अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट कि जो रैंक ऑफ टी स्क्वायर रैंक ऑफ टी के इक्वल है। अच्छी पहले अपने की बात समझते हैं। जैसे मान लो अगर एक कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका ए क्यूब करूं, तो जो इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरो वाले रो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो नलिटी ऑफ ए है वो बढ़ता है। अब नलिटी ऑफ ए बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि नलिटी ऑफ ए हमेशा कंटेन करता है नलिटी ऑफ ए स्क्वायर के अंदर, तो इसका रैंक कम होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो रैंक ऑफ ए स्क्वायर है वो हमेशा कंटेन करता है रैंक ऑफ ए के अंदर। तो अब इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है। अब ध्यान सुनो, वी नो दैट कि जो रैंक ऑफ ए स्क्वायर कंटेन करता है रैंक ऑफ ए के इक्वल। अब कोई भी सेट इसके अंदर कंटेन करे और ये कह रहा है कि जो डायमेंशन है अरे यार रैंक कहां हो गया, रेंज स्पेस की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं जो रेंज स्पेस है टी स्क्वायर का, वो हमेशा कंटेन कर रहा है रेंज ऑफ टी। ये हमारे पास थ्योरम है कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर हमेशा कंटेन करता है रेंज ऑफ टी के अंदर, और जिसकी रैंक है वो इक्वल है, यानी कि जो डायमेंशन है रेंज टी वो इक्वल है। टी का अगर रैंक सेम है यानी कि रेंज स्पेस का डायमेंशन सेम है। एंड वी नो दैट कि अगर ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है और ए की डायमेंशन बी के डायमेंशन सेम है, देन ए इज इक्वल टू बी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज टी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ टी। तो पहला सेकंड ऑप्शन यही कह रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि जो कर्नल टी स्क्वायर है वो कर्नल टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव कर सकते हो कि ए ट्रू होगा। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि जो कर्नल टी है और रेंज टी का जो वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे और कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या होंगे, 0 वेक्टर, क्योंकि वो दोनों सब स्पेस है तो 0 दोनों के पास होगा। मान लेते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है सपोज कर्नल टी और रेंज टी के अंदर, ठीक है। अब कर्नल टी के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी को
और x बिलोंग करेगा रेंज ऑफ t, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। कर्नल t का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो कि किसके पास जा रहे हैं, 0 के पास जा रहे हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट किसके पास जाएंगे, 0 फॉर एवरी x। अब x कहां का एलिमेंट है, t का एलिमेंट। अरे कर्नल ऑफ t, और t कहां से जा रहा है, b से लेके b तक, ठीक है। तो मतलब वो सारे वेक्टर जो कि b के होंगे। और दूसरा ये कह रहा है कि रेंज ऑफ t, अब रेंज ऑफ t का डेफिनेशन क्या होता है कि v के पास कोई ऐसा वेक्टर होगा जिसका ये क्या होगा, इमेज। तो देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू v सच दैट कि जो t ऑफ y हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं, अरे रेंज स्पेस है ना, तो हर y के लिए, हर x के लिए देयर एग्जिस्ट अ y, जिसका कि ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां के जो कोडोमेन सेट है उसके हर वेक्टर के लिए डोमेन सेट में एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका कि ये x क्या है, इमेज है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं कि t ऑफ y में, ध्यान सुनो, ये मेरे पास t ऑफ x इक्वल टू 0 है, बट x के प्लेस पे मैं क्या ले सकता हूं, t ऑफ y, यानी कि t स्क्वायर y हो गया। अब t स्क्वायर y है, बट जो t स्क्वायर y ये हमारे पास पहले, अभी t स्क्वायर y का मतलब 0 हो गया, क्योंकि t x 0 है, x के प्लेस हमने पुट किया t ऑफ y, तो देयरफॉर t स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो y है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल t स्क्वायर के अंदर। कर्नल t का डेफिनेशन क्या होता है, वो सारे वेक्टर जो कि उसको कहां लेके जाएंगे, 0 पे। तो बट कर्नल t स्क्वायर तो किसके इक्वल है, कर्नल t के इक्वल है। मतलब y किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल t को, मतलब उसकी इमेज कितनी होगी, 0। तो यहां से पता चलता है कि x क्या होगा, 0। तो देयरफॉर जो हमने x एक एलिमेंट लिया भी था ना, कॉमन एलिमेंट, वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर कर्नल t इंटरसेक्शन रेंज ऑफ t क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कर्नल टी स्क्वायर, रेंज टी स्क्वायर, हमने अभी प्रूव किया कि जो कर्नल टी स्क्वायर है वो तो किसके इक्वल है, कर्नल टी के इक्वल है। हमने ये भी प्रूव किया कि जो रेंज ऑफ टी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, रेंज ऑफ टी के इक्वल है। तो देयरफॉर और बाय यूजिंग थर्ड, और इस रिजल्ट का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी ऑप्शंस करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 50, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से डी ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है, बट हम लोग ए बी सी देख लेते हैं। अब इसमें वही कि डोमेन वाला सेट छोटा और को डोमेन वाला सेट बड़ा तो हमेशा 1-1 फंक्शन, और को डोमेन सेट छोटा और डोमेन सेट बड़ा तो हमेशा ऑन टू फंक्शन, और दोनों सेट्स बराबर है तो हमेशा उसमें 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले सेट का डायमेंशन m है, सेकंड सेट का डायमेंशन n है। अगर ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये छोटा तो ऑन टू फंक्शन, और नो 1-1 फंक्शन, कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ये कह रहा है कि m ग्रेटर देन n है तो कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं होगा, तो देयरफॉर राइट। अब m इज लेस देन n, को डोमेन सेट बड़ा तो नो ऑन टू फंक्शन, ओनली 1-1 फंक्शन। ये कह रहा है कि नॉट सर्जेक्टिव, राइट। इक्वल के लिए अब ध्यान दो, अगर m इज इक्वल टू n है तो यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट हो सकते हैं, 1-1 फंक्शन भी एग्जिस्ट हो सकता है, ऑन टू फंक्शन भी एग्जिस्ट हो सकता है। बट अगर ये फाइनाइट डायमेंशन का है तो अगर इंजेक्टिव हो जाए तो ऑटोमेटिक सर्जेक्टिव हो जाता है, अगर सर्जेक्टिव है तो ऑटोमेटिक इंजेक्टिव। तो देयरफॉर सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये काफी सिंपल क्वेश्चन होता है कि जब भी इस तरीके का दिया हो तो यहाँ पे z⁴n क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और जो भी यहाँ पे n होगा उसका φn निकालना, यानी कि उसका आइलर फंक्शन। अब ये -1 है ना, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z⁴120। तो z⁴120 इज इक्वल टू 1 है, तो सिंपल याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ इसका φ(120) निकालना है। φ(120) को ले सकते हैं 12 इंटू 10, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 12 4 2 का क्यूब, क्योंकि यहां से 4 आएगा और फिर ये 3 इंटू 5। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो
तो सेपरेट करेंगे तो 3 का हो जाएगा 2, 5 का हो जाएगा 4 और 2 क्यूब का हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1/2, यानी कि ये भी हाफ से हाफ कैंसल थे, 3 8 4 जा 32। तो देयरफॉर 32 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाकी ए बी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है कि f अगर एक इंटायर फंक्शन है और इमेज f ग्रेटर देन 0 है। पहली बात तो इंटायर फंक्शन, अगर कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो वो एटमोस्ट वन वैल्यू को ही एक्सेप्ट करती है, यानी कि वो हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगी एक्सेप्ट एटमोस्ट वन पॉइंट। बट ये कह रहा है कि इमेज f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो सारे लेस देन 0 को स्किप कर रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी रियल f भी कांस्टेंट होगी, f कांस्टेंट होगा। कह रहा है कि f 0 होगा, नहीं तो f कांस्टेंट होता है, 0 के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कह रहा है उसके डेरिवेटिव कांस्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं f 0 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और डेरिवेटिव 0 कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो देयरफॉर f डैश इज अ कांस्टेंट। 53 में ये कह रहा है कि ये एक फंक्शन डिफाइन है, क्या वो एनालिटिक फंक्शन है, क्या उसके पास सिंपल पोल होगा, क्या उसके पास इनफाइनेटली मेनी पोल है वो भी इमेजिनरी एक्सिस पे, या फिर f के पास सिंपल पोल होगा 0 पे। अब हमें ये पता है कि f ऑफ z इज इक्वल टू कभी भी 0 होता ही नहीं, तो देयरफॉर इसके पास ये कह रहा है कि सिंपल पोल, ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है इसके पास इनफाइनेटली मेनी पोल होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि सिंपल पोल होगा, ये भी रॉन्ग। तो ये एनालिटिक होता है, क्यों, क्योंकि e⁻z कभी भी 0 होता ही नहीं, और नीचे का पार्ट अगर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि उसका डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक हो जाएगा। 54, ये 45 ग्रुप की ऑर्डर 45 है, बाय लैग्रेंज थ्योरम का यूज करके। अब ध्यान दो 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 9 5 जा 45। तो यानी कि यहां से हमें ये पता चलता है इसके पास एक तो n2 होगा, एक तो n3। अरे तो इसके पास एक तो 3 SSG हो जाएंगे और एक इसके पास 5 SSG हो जाएगा, ठीक है। अब 3 SSG कितने होंगे, तो 1/3 के जो डिवाइड करेगा कितना था 9, यानी कि 5 को, और यहां से 1 + 5 के किसको डिवाइड करने चाहिए 9 को। अब सिमिलरली यहां से करेक्ट समझ में आ रहा है, k के पास एक ही ऑप्शन है 0, यानी कि 1 ही डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर इसके पास यूनिक सिलो सब ग्रुप होंगे 3 ऑर्डर के। सिमिलरली यहां पे भी इसके पास एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ 1 ही क्या बोल रहा हूं, हाँ, तो सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा 9 को, तो देयरफॉर इसके पास भी यूनिक सिलो सब ग्रुप है ऑर्डर 5 की। सिंपल ये कह सकते हैं कि जो दोनों सब ग्रुप है वो कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अब देखते हैं जी के पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 9 का, तो क्लियरली इसके पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 9 का, 9 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है, ठीक है। जी के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 9 का, हाँ सब ग्रुप तो होगा ऑर्डर 9 का। जी के पास तो यूनिक है तो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। जी के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 5 का। अब बात आता है क्या जी के पास एक एलिमेंट होगी ऑर्डर 9 की। अब ध्यान दो 45 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो क्या जी के पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या दिया है 45 दिया, ठीक है। अब 45 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 9 5 जा 45। अच्छा एक थ्योरम है ना, हम लोग देखे थे कि अगर सपोज p इंटू क्यू स्क्वायर के फॉर्म में है तो p q-1 को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो क्लियरली यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 5 है q-1 यानी कि 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर और q का स्क्वायर p-1 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये अबेलियन होगा। अच्छा एक अबेलियन ग्रुप है, तो एक काम करते एक ऐसा अबेलियन ग्रुप ढूंढते हैं कि जिसके पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा।
45 कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग? तो 45 मतलब 3 का स्क्वायर है और एक 5 है, तो एक काम करते हैं Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, 3 3 से 9 प्लस 45। तो ये एक अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है, क्या इसके पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा? नहीं। हाँ ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इसके पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, तो नहीं। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी बी सी डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि अगर जी नॉन अबेलियन ग्रुप है तो कौन सा ऑर्डर हो सकता है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 25 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, तो मतलब ये तो पी स्क्वायर है, एंड वी नो दैट कोई भी ग्रुप अगर पी स्क्वायर ऑर्डर का है तो हमेशा अबेलियन हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है, मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि 55, इसका फैक्टर कर दो 5 इंटू 11, तो 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है 10 को, तो इसका मतलब इसके पास दो सब ग्रुप होंगे, एक साइक्लिक हो जाएगा और एक नॉन अबेलियन है, तो इसके पास नॉन अबेलियन का ऑप्शन होता है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन के पास पॉसिबिलिटी है, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 125 इसको हम लोग ले सकते हैं 5 का क्यूब, और इसके पास एक ऑप्शन होता है जो कि नॉन अबेलियन है, तो मतलब ये पॉसिबल है। लास्ट में कह रहा है 35, मतलब बी सी ऑप्शन राइट है। अब ये ध्यान दो, ये 5 7 है, 5 यहाँ पे 6 को डिवाइड नहीं करता, मतलब ये ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक। तो देयरफॉर इसके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर कोई पी क्यूब ग्रुप का है तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके पास साइक्लिक ग्रुप भी होते हैं, अरे मतलब साइक्लिक ग्रुप तो रहता ही है, तो इसके पास ऑप्शन है कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, जिस नॉन अबेलियन में उसके पास नंबर ऑफ जो सेंटर ऑफ जी होते हैं वो कितने होते हैं? पी। तो देयरफॉर ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, बाकी ए डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें करना क्या होता है? अल्फा इज अ प्राइम, तो जैसे नंबर्स के अंदर जो यूक्लिड्स लेमा है ना, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे प्राइम का होता है। जैसे यूक्लिड्स लेमा क्या है कि अगर P किसी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो या तो P डिवाइड करेगा A को, या तो P डिवाइड करेगा B को। या तो P अगर किसी दो प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है तो या तो P A को डिवाइड करना चाहिए, या तो P B को डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसा है? प्राइम एलिमेंट शो कर सकते हैं कि प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। तो यानी कि ऐसा दो एलिमेंट ढूंढ के लेके आएंगे जिसको वो डिवाइड कर रहा है, बट अगर उसको P इंटू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ना तो वो P को डिवाइड करेगा ना तो Q को डिवाइड करेगा। तो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये इरिड्यूसिबल होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं कि Z⁻⁵ ये इरिड्यूसिबल होता है। इरिड्यूसिबल मतलब अगर सपोज अल्फा को किसी A इंटू बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, या तो ये यूनिट होगा या तो ये यूनिट होगा, दोनों में से एक तो क्या होंगी? यूनिट। तो जैसे प्राइम का डेफिनेशन होता है वही सिमिलरली यहाँ पे इरिड्यूसिबल का डेफिनेशन होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि आर इज नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अच्छा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के पास एक थ्योरम है कि जितने भी प्राइम होंगे वो इरिड्यूसिबल होंगे, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, देयरफॉर सी ऑप्शन रॉन्ग। कह रहा है आर इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, तो हाँ आर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, तो देयरफॉर रुको हाँ, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा, बट ये कह रहा है कि नॉट अ यूनिक, तो ये कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। ये कह रहा है कि आर इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, बट हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि अगर सपोज ये जो एलिमेंट है, अब इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो नंबर ले ले, अगर उनका प्रोडक्ट 0 है, इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लूं, अगर उनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0, मतलब उसमें से एक एलिमेंट तो 0 होंगे। तो देयरफॉर ये इंटीग्रल डोमेन है, बट ये कह रहा है कि ये नहीं होगा। ये है बट ये कह रहा है नहीं, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो देयरफॉर बी एंड सी ऑप्शन राइट है, बाकी ए और डी ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 57 से ये अप्लाइड सेक्शन के क्वेश्चन है,
तो अप्लाइड सेक्शन के क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो। तो ये था टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन, पार्ट सी के सॉल्यूशन आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट सीरीज 3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। बाकी कल संडे है जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज 5 कल टेस्ट सीरीज 5 का टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बाकी उसका आंसर की आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।